Good morning, students. In today's video, I am going to discuss with you national income accounting. I hope you will listen the video very carefully because this video is important from various angles. In this video, we will discuss who invented national income accounting and why it is important. We will also discuss the functions of national income accounting. There are some other miscellaneous topics which are related with the national income accounting, like various methods through which we can calculate the national income. Right? So, students, listen carefully. We are going to start the topic national income accounting. First of all, what is national income accounting? Students, national income accounting is referred to the set of methods and principles that are used by the government for measuring production and income, or in other words, economic activity of a country in a given time period. स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वो सारे मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसको गवर्नमेंट यूज़ करती है एक देश में एक गिवन टाइम पीरियड में प्रोडक्शन को या इनकम को मेजर करने के लिए कि एक गिवन टाइम पीरियड में उस देश में कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी इनकम हुई है. द वेरियस मेजर्स ऑफ डिटर्मिनिंग नेशनल इनकम आर जनरली, हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है. ये सारे मेजर्स हम यूज़ करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए. अलॉन्ग विद कुछ और मेजर्स भी हैं जो हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग पहले है क्या, हमें पता लग गया कि कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों नेशनल इनकम अकाउंटिंग ज़रूरी है? इट इज़ हेल्पफुल in facilitating the techniques and procedures for measuring of output and income at the aggregate level. Already clear है? It is a process of preparing national income accounts which is based on the principle of double entry system of business accounting. एक इकोनॉमी, हर देश अपने देश का नेशनल अकाउंट्स भी बनाता है. जैसे हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं तो ऐसे ही हर देश के अकाउंट्स बनते हैं कि देश में एक पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन हुई. ठीक है, ये हमने आउटपुट तैयार करी, ये हमारी इनपुट थी. अब इसको अगर कंपेयर करें देन व्हाट इज़ नेट इफेक्ट. ठीक है, सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प्स इन समराइजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. आपको एक देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जाननी है तो ऑब्वियसली कहाँ से पता लगेगी? उस देश के इनकम एग्रीगेट से पता लगेगी कि वो देश कहाँ पे स्टैंड करता है. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये फ्रेम की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा obtained फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनएनपी है, एनएनपी है, तो इनसे पता लगता है कि हम अभी क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. सो इसकी यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री एंड शोज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. बिकॉज कह लो ये एक देश का खाता तैयार हो गया, ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी इनपुट है. अब इसकी पता लग जाएगा कि पलड़ा कहाँ पे भारी है. ठीक है, तो कहाँ पे है, क्या चीज़ स्टैंड कर रही है, इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं. सो इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर अपीयरिंग इन द इकोनॉमी. अब इकोनॉमी को अगर मान लो हमारी अनबैलेंस चल रही है तो उसको ठीक करने के लिए क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है. इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेयरिंग द नेशंस बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम. अगर आपको दो नेशंस को कंपेयर करना है, हम बार बार कहते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी हमसे बेटर है. क्यों बेटर है? बिकॉज वहाँ की जो जीडीपी है, एनडीपी है, वो हमसे बेटर है. तो दो नेशंस हैं आपके सामने, उनको कंपेयर करना है तो कंपैरिजन का एक ही तरीका होता है उस देश की जीडीपी.
फाइंड आउट करना. सो इट ऑल्सो शोज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर. सो अलग अलग सेक्टर से क्या क्या आउटपुट आ रही हैं और कौन से सेक्टर को ज़्यादा पुशअप करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो जीडीपी है फर्दर ग्रो कर सके, तो ये भी हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पता. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजंस ऑफ यूज़ ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए? देर आर वेरियस रीजंस. वी मे ऑल्सो से दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राइट? So national income figures are an important tool of macroeconomic analysis and policy. अगर आप मैक्रो लेवल पे एक इकोनॉमी का एनालिसिस करना चाहते हो then we use national income accounting. National income estimates are most comprehensive measures of aggregate economic activity in an economy. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक जो पॉलिसी हैं उसका क्राइटेरिया ही नेशनल इनकम अकाउंटिंग है. ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो एस्टिमेट्स होंगे उसे हम यूज़ करेंगे अपनी इकोनॉमी की फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर पॉलिसी बनाने के लिए. ठीक है. सो रीज़न नंबर 2 इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग. सेम रिलेटेड ही है कि अगर हमें अपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है देन नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं. एंड कंट्री कैन नॉट पॉसिबली फ्रेम अ प्लान विदाउट हैविंग अ प्योर नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ नेशनल इनकम. अगर हमें देखो फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रेजेंट डे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. तो प्लानिंग कमीशन नेशनल इनकम एस्टीमेट को यूज़ करते हैं जब भी अपने 5 ईयर प्लान्स बनाने होते हैं. नेक्स्ट रीज़न इज़ रीज़न नंबर 3, economy's structure. National income statistics enable us to have clear idea about the structure of the economy. अगर आप अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो देन क्लियर कट हमें पता लगेगा नेशनल इनकम एस्टीमेट से. सो कितना कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करा है टुवार्ड्स द इनकम जनरेशन, कौन से सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट कितनी स्पेंडिंग कर रही है, तो कौन से सेक्टर से कितनी सेविंग होने की पॉसिबिलिटी है, ये सारा कुछ हमें नेशनल इनकम एस्टीमेट से पता लगता है. रीज़न नंबर 4 इज़ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स को मीट करने के लिए भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग ज़रूरी है. बिकॉज नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट फिगर इनेबल अस टू हैव एन आइडिया ऑफ द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी एक्यूरेट एंड टाइमली एंटी इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी पॉलिसीज़. आपको पता लग जाएगा कि हम एंटी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी पॉलिसी अगर बनानी है तो ऑन टाइम ये पॉलिसीज़ फ्रेम की जा सकती हैं अगर हमें एग्जैक्ट एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम का पता होगा. नेक्स्ट रीज़न इज़ टू फ्रेम द बजटरी पॉलिसीज़. Modern government try to prepare their budgets within the framework of national income data and try to formulate anti-cyclic policies according to the facts revealed by the national income estimate. तो जो गवर्नमेंट बजट तैयार करती है उसके पीछे भी जो मेन क्राइटेरिया होता है that is national income accounting. Next reason is national expenditure. देखो जो नेशनल इनकम हमने मेजर करी है इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारा नेशन का एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग सेक्टर्स में कैसे होना चाहिए. गवर्नमेंट कैसे कहाँ पे कितना स्पेंड करे, गवर्नमेंट कंजप्शन पे या इन्वेस्टमेंट पे कैसे एक्सपेंड करे. इट ऑल्सो इनेबल अस टू प्रोवाइड फॉर रीजनेबल डेप्रिसिएशन टू मेंटेन द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कम्युनिटी. लाइक टू लिबरल लॉन्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब हमें अपनी इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन कैसे लगानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी तो हमारी जो एनडीपी है वो कम हो जाएगी. अगर डेप्रिसिएशन कम है तो एनडीपी एक्सीड कर जाएगी. तो डेप्रिसिएशन के लिए ना तो बहुत लिबरल पॉलिसी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होनी चाहिए. हम हार्मफुल अननेसेसरी रिडक्शन करें कंजप्शन में. ठीक है. सो नेक्स्ट रीज़न इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम. देखो नेशनल इनकम एस्टीमेट हेल्प अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम बाय द फेडरल गवर्नमेंट. सेम ये रीज़न है कि फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट्स सेपरेट करनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वो ग्रांट सेपरेट करे तो डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टेट्स ने कितना कंट्रीब्यूशन डाला है जीडीपी में, अलग अलग सेक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूशन डाला है.
तो जो इनकम का कितना पोर्शन अलग अलग एरियाज़ में जाना चाहिए, ग्रांट इन एड सिस्टम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेरिजन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम। हम अपने देश की लोगों की किसी और देश के लोगों के साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। अपने देश में ही रीजनल वेरिएशंस हैं, जो कह लो कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और है, पंजाब के लोगों का कुछ और है, JNK के लोगों का कुछ और है। तो ये भी आपस में कंपैरिजन पॉसिबल है जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। नेक्स्ट रीज़न इज़ इंटरनेशनल स्फीयर। National income studies are important even in the international sphere, as these estimates not only help us to fix the burden on international payments equitably among different nations, but also enable us to determine the subscription and quotas of different countries to international organizations like UNO, IMF, IBRD, etc. देखो ये कुछ नेशंस हैं, कुछ एसोसिएशन हैं, ये अलग अलग देशों को फंडिंग करती हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स का, इन ऑर्गेनाइजेशन का जो फंडिंग का क्राइटेरिया है उसके लिए वो देखती हैं कि पहले उन उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम एस्टिमेट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे ये कुछ क्योंकि ये जो जैसे लाइक UNO है, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सारे नेशंस को, जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट पार लेके आना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो नेशन बैकवर्ड है, पुअर है, उनको ग्रांट्स दी जाएं। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा नेशन पुअर है और कौन सा बैकवर्ड है? उनके नेशनल इनकम एस्टिमेट से पता लगेगा। नेक्स्ट है डिफेंस एंड डेवलपमेंट। देखो कोई भी देश है वो अपनी डिफेंस और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर या सिविलियंस की डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा स्पेंड करेगा, डिपेंड करेगा हमारी इनकम। देखो हमें कोई एक्सपेंडिचर करना है, वो एक्सपेंडिचर हम तब करेंगे ना, पहले हमें ये तो पता हो हमारे पास इनकम कितनी है। ठीक है, आउट ऑफ इनकम होकर तो हम कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। अगर हम अपने छोटे से घर का खर्चा भी ऐसे नहीं मैनेज कर सकते कि जब तक हमें इनकम नहीं पता होगी तो हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। तो इतने बड़े देश के खर्चे जो करने हैं डिफेंस डेवलपमेंट के ऊपर या वार टाइम एक्टिविटीज़ के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी नेशनल इनकम है कितनी, राइट। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर। नेशनल इनकम जो फिगर्स हैं इससे हमें पता लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इनके रोल क्या होने चाहिए। अगर तो गवर्नमेंट के पास सफिशेंट फंड्स हैं तो गवर्नमेंट उसको पब्लिक वेलफेयर के ऊपर या स्टेट वेलफेयर के ऊपर स्पेंड कर सकती है। बट मान लो अगर गवर्नमेंट के पास इनकम का लेवल कम है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग लेवल को कम करेगी, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगी। सो पब्लिक सेक्टर एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो ये ज़रूरी है कि ये पता हो कि हमारे पास इनकम कितनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान करेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग डेवलप किसने करी, किसके माइंड में आया ये कंसेप्ट? सर रिचर्ड स्टोन है। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, MCQ में भी आ सकता है कि सर रिचर्ड स्टोन इज़ द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, बट लेटर under the influence of John Maynard Keynes he decided to study the economics. So Sir Richard Stone है, he is the father of national income accounting, so note this point. Now next is the methods of national income accounting. अब national income accounting हम करेंगे कैसे? There are 3 methods: product method, income method, expenditure method. Here we will discuss a brief layout of these methods. We will discuss in detailed form in further videos. Product method is the method
In this method, a country's national income can be calculated by adding the output of all the firms in the economy to determine the nation's output. देखो जितनी भी फर्म्स हैं उस देश में, उन फर्म ए बी सी डी ई जो भी फर्म्स हैं इनकी आउटपुट का समेशन कर लो, वो हमारी क्या है, प्रोडक्ट मेथड है। मतलब प्रोडक्ट मेथड कहते हैं कि जो भी आउटपुट हुई है एक इकोनॉमी की जितनी भी फर्म से, उनको टोटल कर दो तो वो आपकी नेशन की क्या है, आउटपुट है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या कहता है? दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम होती है। देखो कोई भी फर्म है जब प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए उसको लेबर चाहिए, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, तो जो लेबर है उसके लिए वेजेस इनकम होगी। जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरीज देती हैं, तो वो सैलरीज उनके लिए इनकम होगी। हमने बिज़नेस करना था तो हमने फंडिंग की, तो जो कैपिटलिस्ट सेक्टर था जिन्होंने हमें फंड्स दिए उनको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो उनकी इनकम होगी। ऐसे ही जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने लिए प्रॉफिट का मार्जिन लेके चलेगा, प्रॉफिट उसके लिए इनकम होगी। जो लैंड ऑनर है या जो टेनेंट है, जिसकी लैंड हमने यूज़ करी, उसने हमसे रेंट चार्ज करा, तो वो रेंट उसकी इनकम होगी। ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इन्होंने जितनी भी इनकम कमाई है, ये इनकम को टोटल कर लो, वो आपकी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। ठीक है जी। सो दूसरा तरीका क्या है, इनकम मेथड, जिसमें हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को टोटल कर देंगे और वो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, चाहे वो जो फर्म है वो प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है। क्लियर है? थर्ड मेथड है जी एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर डन फॉर परचेजिंग द नेशनल आउटपुट। हमारे देश में अगर एक सेक्टर की देखो इनकम होती है, ठीक है, मान लो हमारी 100 रुपये की इनकम हुई, वो इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैंने 100 रुपीज़ की कंजप्शन कर ली, देखो एक्सपेंडिचर क्या कहता है, आपकी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने 100 रुपीज़ की कंजप्शन कर ली तो वो क्या है, मेरे लिए नेशनल इनकम बन गई। अगर मान लो मैंने 70 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए, 30 रुपीज़ इन्वेस्ट कर ली, इन्वेस्ट करूँगी तो कहीं ना कहीं पे जाएंगे ना, तो उस सेक्टर की इनकम बन गई, तो वो भी क्या है, मेरे लिए इनकम बन गई। दोनों को टोटल करेंगे तो भी 100 रह जाना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि जो आपकी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको टोटल कर लो, तो वो आपकी नेशनल इनकम बन जाएगी। क्लियर है? तो ये 3 मेथड्स हैं। अभी फर्दर वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको एक जस्ट ब्रीफ अप मैंने करा है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑल्दो इट इज़ टू अर्ली कि हम डिस्कस करें कि नेशनल इनकम की प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट एक थोड़ा सा आपको मैं व्यू पॉइंट देना चाहती हूँ। ये प्रॉब्लम आपको तब समझ में आएंगी एक्चुअल में जब हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम के मेथड्स कैसे हैं या उसके एग्रीगेट कैसे यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके मेथड्स में कुछ इसकी लिमिटेशंस छिपी हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड करें, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सक्लूड करें। देखो अलग अलग तरह की गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। जनरली हम क्या करेंगे, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, इंटरमीडिएरी वो गुड्स हैं, इंटरमीडिएट जो
गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं फाइनल गुड बनाने के लिए, उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो उसकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब सपोज वीट है, वीट का कितना पार्ट ऐसा है, कितना प्रोपोर्शन है जो इंटरमीडिएट गुड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है बाय द बेकरी इंडस्ट्री, और कितना पोर्शन है जो डायरेक्टली कस्टमर कंज्यूम कर रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ नया एक अनदर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अगेन इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो उसका ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि कुछ वैल्यू ऑफ गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो 2 बार उसकी काउंटिंग हो जाए। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इधर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज should be included in national income, or value added method is used for the calculation of national income. So problem will be there. Next is inclusion of imputed values. देखो, in the calculation of national income हम imputed value of कुछ items को include करेंगे. For example, rent of owner occupied houses. अगर एक जो ऑनर है उसने अपनी पर्सनल बिल्डिंग को यूज़ करा है प्रोडक्शन करने के लिए, रेंट पे नहीं ली, तो बट उसके ऊपर वो इम्प्यूटेड रेंट लगा सकता है और अपनी एज अ एक्सपेंडिचर उसको शो कर सकता है। ठीक है। सो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन है या ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर, ये सारी कुछ आइटम्स हैं जो इम्प्यूटेड वैल्यू हैं, बट ये नेशनल इनकम का पार्ट है। ऑल्दो इस तरह का कोई भी जो खर्चा है वो ऑनर ने करा नहीं है। ठीक है। वो ऑनर खुद काम कर रहा है और वो अपनी सैलरी चार्ज कर रहा है बिजनेस से, उसको एज एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। ऑल्दो उसने सैलरी ली नहीं है, उसकी नोशनल कॉस्ट ऐड करी है। ठीक है। देयर आर दीज इश्यूज, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लूजन ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है मार्केट की जिनको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकेंड हैंड गुड्स हैं, अगर उनकी डीलिंग होती है और बीच में इंटरमीडिएट्स प्रॉफिट कमाते हैं, बट हम सेकेंड हैंड गुड्स की जो ट्रांजेक्शन है इसको एक्सक्लूड करके चलते हैं। सेकेंडली, कोई इलीगल एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, हम उसको प्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं मानते। तो ये जो कुछ विंडफॉल गेन्स हैं या ट्रांसफर पेमेंट है, ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसको एक्सक्लूड करा जाता है वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ चेंज इन स्टॉक। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में कह लो भी ये इश्यूज़ कहते हैं कि जो नेशनल इनकम के मैथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, कह लो भी उनकी लिमिटेशंस हैं या प्रॉब्लम है। सो देयर आर रेगुलर चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, सेमी गुड्स एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी। Along with this, the prices of these goods also keep on changing. Therefore, it becomes difficult to ascertain the correct level of change in stock. Price change हो गए हैं तो stock की value भी change होगी. And this also creates problem in the calculation of national income. अब जो आपके पास available stock है, आप उसको किस price के ऊपर value करोगे? Market price के ऊपर value करोगे या उसकी cost के ऊपर value करोगे? ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी controversy है. Next is depreciation. देखो, कैपिटल डेप्रिसिएट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. दिस ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. आप कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? अलग अलग मेथड्स हैं, हमें पता है कि द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इटसेल्फ हैव सम डीमेरिट्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओगे तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिमिनिशिंग बैलेंस लगाओगे तो डेप्रिसिएशन हर साल डिफरेंट होएगी. तो कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करना चाहिए? अब इतनी एसेट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, उन सब एसेट्स की डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी? ठीक है, नेशनल इनकम तो आपने सारे नेशन की इनकम उठा ली, वो उनकी डेप्रिसिएशन कैसे उठाओगे आप? तो ये बहुत बड़ा इशू है. नेक्स्ट इज
देखो ऑब्वियसली ना ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ ना कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट्स करते हैं तो स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वेरियस एक्टिविटीज़ की उनके ऊपर हमें रिलाई करना पड़ता है, उनकी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। और वो जो स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं स्टैटिस्टिशियंस, देखो वो खुद तो कुछ क्रिएट कर नहीं सकते। सम टाइम डाटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता तो उन्हें अजम्पशंस लगानी पड़ती है। कुछ टूल्स हैं जैसे ट्रेंड एनालिसिस के टूल लगाने पड़ते हैं, क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट है। तो वहाँ पे जो स्टैटिस्टिशियंस है क्या करेंगे, उनके पास कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है। वो अजम्पशंस लगाएंगे, एवरेज लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे कुछ फिगर्स को, राइट। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर एक्सपर्ट। देखो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इतना इजी पार्ट टॉपिक नहीं है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल प्रोसेस। It can be estimated only by the skilled experts. So the services of experts are needed for the purpose of estimation of various concepts, classification of various activities, etc. Right? So concludingly, it becomes clear that there are many conceptual and practical problems which are to be faced while estimating the national income. So by following the appropriate methods which we'll discuss in next video and set procedure, the solution of these problems can be chalked out, right. So an effort could be done to remove these obstacles. So this is all for today's video. Thank you so much for watching this video. Goodbye students.